हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक रिसर्च विद हिमांशु। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में डीपली एक्सप्लेन और डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि ये पेपर के नज़रिए से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट रोल के तौर पर देखा जा रहा है और इस चैप्टर से बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो कि हमें इस चैप्टर को करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, इससे पहले मैंने एक और भी इकोनॉमी के चैप्टर के ऊपर क्विक रिवीजन का वीडियो बनाया था, वो है मुद्रा एवं साख। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल के थ्रू जाके देख सकते हैं। ये एक ही पार्ट में, अब की बार वाला ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारे पार्ट इसके मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मैं पूरा फुल डिटेल में बनाने जा रहा हूँ वीडियो। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ अवर पावर। कॉन्सेप्ट हमारा पावर है दोस्तों। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा और हम पेपर में बैठेंगे तो हमारे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आराम से अटेंड कर पाएंगे। और इतना आशा करता हूँ कि उसमें से फुल भी नंबर मिलेंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। और बेसिक दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है और रोल रखती है कि हम जो भी चैप्टर करें उसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें और थोड़ा उसे डिटेल में ही करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मैंने इसके पॉइंट्स कुछ बना रखे और इस पॉइंट्स और नोट्स के ही तौर पर हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों में अपने ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु, यह अध्याय मुख्यतः वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। ये जो अध्याय है दोस्तों, हमें पता है जैसे ग्लोबलाइजेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था के इंडियन इकोनॉमिक के बेस पर है। ठीक है दोस्तों, हम ये भी बताएंगे कि अभी तो मैं इस अध्याय में जो हमें पढ़ना है उसके मुख्य बिंदु चर्चा कर रहा हूँ। मैं इसको पूरा डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होती है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो हानि हो, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं। इस अध्याय में हम भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में किस प्रकार विस्तार हो रहा है ये भी पढ़ेंगे, और वैश्वीकरण क्या है, कौन से कारकों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम आसान बनाया है, संसार के विभिन्न संगठनों विशेषकर विश्व व्यापार संगठन WTO की भूमिका का आकान और उदारीकरण के समय अर्थव्यवस्था और उससे पूर्व अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन। और दोस्तों हम इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर अपना चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम अपना सबसे पहले अब महत्वपूर्ण पेज नंबर खोल लेते हैं। और दोस्तों हमने जैसे आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दिया है अब, जो कि इम्पोर्टेंट है ये वाला। अब इधर ही से ही हमारा चैप्टर का मुख्य बिंदु शुरू होता है। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा, और एक अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो और भी बढ़िया होगा, और आप बुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग को नोट करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। हाल के वर्षों में भारत के बाज़ारों में हुए परिवर्तन, भारत के पूर्णतः परिवर्तित बाज़ार। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि हमारे बाज़ार में कुछ परिवर्तन आ गए, भारत के कुछ बाज़ार है उसमें परिवर्तन है, पूर्णतः परिवर्तित हमारे बाज़ार हो गए। दोस्तों एक ज़माना था जब भारत के बाज़ारों में केवल भारतीय ब्रांड की ही वस्तुएं दिखाई देती थी, विदेशी ब्रांड की वस्तुएं विशलता में आती थी। विदेशी सामान, टीवी, गाड़ियाँ, कपड़े बाज़ारों में इक्का दुक्का ही नज़र आते थे। आज जैसी विविधता 2 दशक पहले नहीं थी। दोस्तों हम जैसे जानते थे कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, या उससे पहले जो होता था, जो बहुत पुराने ज़माने में होता था, जब उस समय जब राजाओं का ज़माना था, तो उस समय हमारे भारत में ये होता था कि जो सामान है वो भारत में अंदर ही आयात निर्यात किया जाता था। मतलब जैसे दिल्ली से हरियाणा, या हरियाणा दिल्ली से बिहार, या बिहार से उत्तर प्रदेश, इधर ही अंदर ही आपसी में ट्रांसपोर्ट होते थे। लेकिन ये विदेश या बाहर नहीं जाते थे, भारतीय सीमा से बाहर नहीं जाया करते थे। क्योंकि दोस्तों भारतीय सीमा से बाहर भी जाते थे, लेकिन वो क्या जाता था, वो एक कच्चा माल जाता था, लेकिन कपड़ा, वस्तु, ये सब तरह की टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें ये सब बिल्कुल नहीं जाया करती थी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों उस समय जो लोग थे वो ये सब भारतीय ब्रांड की वस्तुओं को नहीं एफर्ट कर सकते थे, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, और वो केवल अमीरी इक्के दुक्के लोगों के पास ही वो होता था। क्योंकि उस समय जो भारतीय जो कपड़े थे वो एक निश्चित रेट पर मिलते थे, जबकि जो विदेशी कपड़े थे या कोई भी विदेशी चीज़ें थी वो एक महंगे और बहुत ज़्यादा टैक्स लग कर वो आता था बाज़ार में, तो उसका रेट महंगा हो जाता था। तो दोस्तों उससे लोगों को ख़रीदने में भी परेशानियाँ आने लगती थी, इसलिए उसका रेट और प्राइस बढ़ जाता था, इसीलिए लोग उसे नहीं खरीद पाते थे। और दोस्तों इसीलिए जो भारतीय बाज़ार में वो विदेशी कपड़े इक्के दुक्के दिखाई देते थे, या विदेशी वस्तुएं, गाड़ी, खिलौने, ये सब इक्के दुक्के दिखाई देते थे। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि जब
आज आज जैसे हम लोग जानते हैं कि दोस्तों अभी जो हमारा प्रेजेंट का समय चल रहा है, इसमें हम जा सकते हैं मोबाइल में भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, हमें रेडमी का लेना है। ये सब विदेशी कंपनियां हैं, रेडमी चाइना की है, चाहे एमआई चाइना है, चाहे हमारा सोनी है वो जापान की कंपनी है, चाहे एप्पल है वो अमेरिका की कंपनी है। इसमें हम तरह तरह की वेराइटीज़ हमें मिल जाती हैं, तो जो हम अपने पसंद के अनुसार ही से ले सकते हैं। लेकिन पहले दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, जो पहले भारतीय बाज़ारों में मिलता था और जो सस्ते श्रम में मिलता था वही खरीदा था। लेकिन दोस्तों विदेशी वस्तुओं का आने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि कम कीमत में अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट और अपने चॉइस के अनुसार चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पहले पॉइंट का। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आज हमारे बाज़ारों में विश्व के हर उच्च स्तरीय ब्रांड का सामान उपलब्ध है। विश्व की सभी शीर्ष कंपनियां की गाड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े, पेय पदार्थ, खाने का सामान खरीद रहे हैं। दोस्तों आज जैसे हम जानते हैं कि आज के विश्व बाज़ार में कि हर तरह की वस्तुएं और विविध तरह की वस्तुएं हमारे विश्व बाज़ार में उपलब्ध हैं। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि तरह तरह के मोबाइल, लैपटॉप में दोस्तों डेल का हो गया, चाहे आईपैड हो गया, आईपैड के बाद मैकबुक हो गया। तो दोस्तों इसमें तरह तरह की एसर हो गया, एसर एक नया कंपनी आया है बाज़ार में, वो हो गया दोस्तों। तो एचपी हो गया दोस्तों, तरह तरह की जितने मर्जी चाहे आसूस हो गया दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप उपलब्ध हैं और जो आप अपनी चॉइस से अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं और उसके स्पेक्स को देख के, स्पेसिफिकेशन को देख के ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे पहले ज़माने में बिल्कुल नहीं होता था। पहले ज़माने में कुछ सीमित ही तौर पर चीज़ें मिलती थी, तो इससे लोगों को भी कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। पेय पदार्थ, पानी में भी कितने तरीके के पानी आ रहे हैं आजकल। कोई 3000 का भी पानी मिल रहा है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा आगे वाले चैप्टर में दोस्तों, और वो अभी डिस्कस करने का चीज़ नहीं है। खाने का सामान में भी दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि पहले मतलब जो पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये सब विदेशी वस्तुएं हैं, और समोसा भी भारतीय नहीं है, ये भी विदेशी है। चाय भी देखा जाए तो भारतीय नहीं है, ये सब विदेशी है, ये सब विदेश से आए हुए हैं। ये सब हम भी खरीद के अब क्या कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसका डेली लाइफ में यूज़ करना हमने चालू कर दिया, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं ना, ये हमने डेली लाइफ में यूज़ करना चालू कर दिया। जैसे कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है, ये सब विदेशी वस्तुएं ही तो है दोस्तों। तो चलिए अगला तीसरा पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। विश्व की सभी शीर्ष का उत्पादक कंपनियां भारतीय बाजार की ओर तेज़ी से आकर्षित हो रही। दोस्तों क्या हुआ कि जो विश्व, दोस्तों ऐसा क्यों है कि सभी उत्पादक कंपनियां आखिर में भारतीय बाज़ार को ही अपना डेरा क्यों जमाती हैं? दोस्तों मैं इसका एक आसान सा कारण बताता हूँ। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भारतीय बाज़ार है ना, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियां के लिए। और दोस्तों मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती है, अभी हम बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो होता है ना, हमारा उत्पादक कंपनियां जो भारतीय बाज़ार को क्यों डेरा जमाती है, तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों भारतीय बाज़ार में एक चीज़ है कि इधर सस्ते श्रम भी उपलब्ध हो जाते हैं, और दोस्तों इधर मार्केट में उनकी चीज़ों की बिक्रिया भी ज़्यादा हो जाती है, और दोस्तों लोग नई टेक्नोलॉजी को देखकर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो कि विदेशी कंपनियों द्वारा आती है। इसीलिए ऐसा होता है कि लोग विदेशी सामानों को भारत में आकर बेचते हैं। जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण ले सकते हैं कि पहले ज़माने में भी, पुराने आज से लगभग 200-300 साल पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी महारानी एलिजाबेथ के साथ, तो ऐसा हुआ था। आज भारतीय बाज़ार विदेशी ब्रांडों से पटे पड़े हैं दोस्तों। भारतीय बाज़ार कितने भी लिख लिए, नाइक ले लिए, एडिडास ले लीजिए, हज़ार सामान विदेशी से हमारे भारतीय बाज़ार भरे पड़े हैं। ये रहा हमारा आज के भारतीय बाज़ार दोस्तों, देख सकते हैं आज का हमारा भारतीय बाज़ार बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पे है और बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, जैसे हम जानते हैं भारतीय बाज़ारों का। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कहते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन या अंतर्देशीय, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना दोस्तों, एक तरीके से एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ संबंध बनाने का स्थापित करती है। मतलब क्या कहा, एक देश की अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को संबंध बनाने और उत्पादन पर नियंत्रण पाने का काम कर देती है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंतर्गत होता था। जैसे मैंने दोस्तों कहा कि जो 20वीं शताब्दी का मतलब ये नहीं कि 2001 2002, 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 19वीं सदी। जो 19वीं सदी थी ना, उसमें जो उत्पाद होते थे मतलब भारत देश के, वो अंदर ही आयात निर्यात होते थे, लेकिन बाहर विदेशों में नहीं जाते थे। बाहर विदेशों में बस इक्का दुक्का सामान, कच्चा माल वगैरह के लिए आना जाना पड़ता था, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता था।
देश से बाहर केवल कच्चा माल, मैंने जैसे कहा दोस्तों, देश से बाहर केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ का ही निर्यात किया जाता था। अधिकांश तैयार माल हम विदेशों से आयात करते थे। अधिकांश तैयार माल होते हैं वो विदेशों से ही आयात करते थे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही देशों को जोड़ने का एक जरिया है। दोस्तों हम जैसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो हम उस देश से संबंध भी होगा, तो इस संबंध से अच्छा तालमेल भी होगा और उससे क्या होगा कि हमारी जान पहचान भी होगी उस देश से। इसीलिए ये एक मध्यस्थता का काम करता है। कौन? मल्टीनेशनल कंपनी MNCs, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदय और विस्तार से पहले का युग है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदय और विस्तार से पहले का युग है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का हम कुछ और पढ़ लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देश में उत्पादन करती है। जैसे मैंने दोस्तों कहा, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है। उसके उत्पादन और बिक्री दोनों का विस्तार विश्व में कई देशों में होता है। वो दोस्तों एक ही देश में सीमित नहीं रहती, वो बल्कि विश्व के कई कई देशों में सीमित रहती है। हम इसके बारे में आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अभी पहले दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने कार्यालय और उत्पादन केंद्र ऐसे स्थानों पर स्थापित होती है जहां उसको सस्ता कच्चा माल, श्रम, सस्ती ऊर्जा और संसाधन मिले, जिससे उनको अच्छा समझ गया दोस्तों। मैं बताता हूँ एक चीज़ कि आप दोस्तों आशा करता हूँ कि दूसरे पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि ये तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे। वैसे मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट को दोस्तों। इस पॉइंट में कहा जाता है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, MNCs मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ऐसे केंद्र पर अपना उद्योग स्थापित करती है, अपना इंडस्ट्री स्थापित करती है जहाँ पर उनको सस्ता श्रम मिल जाए, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, लोग सस्ते श्रम पे काम करें और उन्हें उत्पादन, सस्ती ऊर्जा, बिजली और संसाधन और बाज़ार पास में हो। उन्हें हर चीज़, एक तरीके से देखा जाए ना, उन्हें हर चीज़ आसानी से मिल जाए। उधर ही वो अपना क्या करती हैं कि कार्यालय, यानी जो उनका उद्योग होता है वो स्थापित करती है। ये कंपनी अपना उत्पादन भी विश्व स्तर पर करती है। ये जो कंपनी है दोस्तों वो अपना उत्पादन क्या विश्व स्तर पर करती है, पूरा वर्ल्ड के आधार पर करती है। दोस्तों ये एक ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनियां खाली अपने ही अंदर देशों की सीमाओं में ही अपना उत्पादन करती है दोस्तों, ऐसा नहीं है। या इक्के दुक्के में करती है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हज़ारों, मतलब ये एक तरीके से सैकड़ों देशों में एक तरीके से ये अपना उत्पादन करती है तथा उनकी बिक्री का तंत्र विश्व भर में कल है। इनका जो जाल है ना, जो MNCs, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनका जाल पूरा विश्व स्तर पर फैला हुआ है। ये केवल एक देश में ही या 2-3 देशों में ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे देशों में सीमित है। ये विश्व स्तरीय उत्पादन की एक जटिल प्रक्रिया है और लागत को 50 से 60% कम कर देती है, जिससे विश्व बाजार से दूसरी कंपनी की प्रतियोगिता कर लेती है और अच्छा लाभ कमा भी लेते हैं। आगे एक उदाहरण इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि एक जटिल प्रक्रिया है और ये 50 से 60% की लागत कम कर देती है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि हमारी NCERT के बुक में है इकोनॉमिक्स का। इससे हम रिलेटेड एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में दोस्तों हम देखते हैं कि क्या है। दोस्तों एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। दोस्तों एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा आखिर में उत्पादन का विस्तार कैसे होता है वो पढ़ते हैं। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी कंपनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादन का डिजाइन करती है, उनके पुर्जे चीन में विनिर्मित करती है, फिर इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहाँ उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पादन को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी को ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया। दोस्तों इसका मतलब सीधा सा है कि जो हमारा औद्योगिक उपकरण है, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उपकरण है, उसका यूज़ कैसे होता है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती है, जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी। दोस्तों क्या होता है, दोस्तों आप समझिए, आप कपड़े खरीदने गए तो अगर आपके पास समझिए 600 का बजट है, आप कपड़े खरीदने बाज़ार में गए, तो आपको कपड़ा खरीदना है तो आप क्या देखेंगे कि 600 के बजट के अंदर ही अंदर आ जाए, या ये नहीं ना देखेंगे कि 600 रुपये गए हैं और 2-3 हज़ार का चीज़ें पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब 600 रुपये के बजट में आ जाए और उससे कम में भी आ जाए, अच्छा क्वालिटी का ड्रेस 400 में ही आ जाए, तो आपका 200 रुपये की बचत भी हो जाएगी, बढ़िया भी रहेगा और उसका यूज़ आप अगले चीज़ में भी कर सकते हैं। वैसे ही ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्य ये होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी है, अनुसंधान केंद्र में क्या करती है, उत्पादकों का डिजाइन का काम करती है। वो उत्पादकों का डिजाइन का, और उसके पुर्जे दोस्तों बताऊं कहाँ पे, चीन में भेज दिया जाता है। चीन में क्यों भेज दिया जाता है, क्योंकि चीन में उधर मतलब सस्ते से सस्ते माल
उधर प्राप्त हो जाते हैं चीन में, इसलिए उसे चीन में भेजा जाता है। और चीन से भी सस्ता एक चीज़ है जहाँ मैक्सिको में उसका जो पुर्जे को जोड़ने में और सस्ता हो जाता है मैक्सिको में, इसलिए उसे मैक्सिको में भेज दिया जाता है। और इस बीच जो उनसे संपर्क बनाता है ना, वो कॉल सेंटर बनाता है, भारतीय कॉल सेंटर, हमारे भारत का कॉल सेंटर इन देशों के बीच। ये जैसे मैक्सिको में गई, चीन में गई, अमेरिका, ये सब इनके बीच में कॉल जो आपसी संचार की व्यवस्था है वो कौन करता है? भारत देश ही करता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे इतना चैप्टर दोस्तों, और हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये हमारा कम से कम 15 मिनट का तो वीडियो बन ही गया है। दोस्तों थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक रिसर्च विद हिमांशु। थैंक यू दोस्तों।